केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो है हमारा फिज़िकल और केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, और हम अम्ल, क्षार और लवण और कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। स्टार्ट करते हैं। जो हमारी केमिस्ट्री होती है, ये जो हमारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, फिर नए कंपाउंड बनाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिस्ट्री उसको पढ़ती है। तो जो हमारे आसपास परिवर्तन होते हैं, केमिस्ट्री उसको डील करती है। जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के परिवर्तन होते हैं हमारे? एक होते हैं भौतिक होते हैं फिजिकल चेंज। एक होता है हमारा रासायनिक होता है हमारा केमिकल चेंज। जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है जब हम किसी चीज़ से शुरू करते हैं, उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते जाते हैं, लेकिन हम उस चीज़ तक वापस आ सकते हैं। जैसे हम बर्फ़ लें, बर्फ़ से क्या बन जाता है? हम अगर इसको 0 डिग्री पे थोड़ी सी अगर ऊष्मा प्रदान करें तो इससे क्या बन जाएगा? पानी से अगर हम इसको 100 डिग्री पे गर्म करें तो क्या बन जाएगा? उससे वाष्प बन जाएंगे। जो वाष्प होते हैं, अगर हम उसे इकट्ठा करके हम फिर से उसे अगर टेम्परेचर कम कर दें और उस पर दाब बढ़ा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? फिर से बर्फ़ बन जाएगी। तो ये क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। जहाँ से हम शुरू हुए वहाँ से हम दोबारा पहुँच सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसकी भौतिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती है, जैसे डेंसिटी, जैसे वॉल्यूम, जैसे हमारा स्टेट चेंज हो जाए। बर्फ़ था, सॉलिड था, पानी हो गया, पानी से क्या हुआ? गैस हो गया। तो ये भौतिक परिवर्तन है। जहाँ से चले थे वहाँ वापस दोबारा आ सकते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें हम दोबारा उस पर वापस नहीं आ सकते। जैसे हम थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं? कोयला जलाते हैं, उससे क्या बनाते हैं? बिजली। तो हम कोयले को जलाया हमने, कोयला क्या होता है? कार्बन। कोयला क्या होता है? कार्बन होता है हमारा। कार्बन को जब हमने जलाया, ऑक्सीजन थी हमारे पास, तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या हुआ? वातावरण में चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड को हम दोबारा कोयला नहीं बना सकते हैं। अब जैसे हमारा लोहा है, लोहे पे रस्ट लग जाता है, लोहे पे जंग लग जाता है, तो हम दोबारा उसका लोहा वापस नहीं ला सकते हैं। वो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। वो कौन सी केमिकल रिएक्शन है? हवा के साथ, हवा में जो नमी होती है उसके साथ आयरन रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बना लेता है Fe3O4। वो कंपाउंड बन गया। अब हम उस जो लोहा है उस तक वापस नहीं आ सकते। वो क्या हुआ? वो खपत हो गई उस लोहे की। और देखो, जो हमारी कैंडल होती है वो जलती है, वो वैसे आपको लगेगा कि वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन वो एक रासायनिक परिवर्तन है। वो जलती है नीचे से और वो उसके जो वाष्प होते हैं वो हवा में चले जाते हैं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जब भी आपको देखना हो कि भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक, एक ही चीज़ सोचेंगे, या तो हम जहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ तक वापस पहुँच सकते हैं तो भौतिक, अगर हम वहाँ तक वापस नहीं पहुँच सकते हैं तो रासायनिक। अब हम करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। एसिड, बेस और सॉल्ट। इसको समझने से पहले हम दो छोटे छोटे कंसेप्ट समझ लेते हैं, उससे इसको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। सबसे पहली चीज़, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है?
जब भी हमें किसी चीज़ को मेजर करना होता है, जब भी हमें किसी चीज़ को नापना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई स्केल लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो खेत है उसमें जो गांव है, गांव में हमारी कितने बीघे ज़मीन है। हम ऐसे नहीं कहते बहुत बड़ी है, हम कहते हैं 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 40 एकड़ है, 1 एकड़ है। अब जैसे हम कोई दूरी मापते हैं कि हमारा जो हरियाणा है राजस्थान से कितनी दूर है, इतने किलोमीटर दूर है, तो हम हमेशा एक स्केल लेते हैं। तो हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए कि वो कितनी एसिड है या वो कितनी बेस है, कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है, हम उसका क्या लेते हैं, पीएच स्केल लेते हैं। जैसे हमारा डिस्टेंस के लिए किलोमीटर है, वैसे हमारा पीएच स्केल किसके लिए है, अम्ल देखने के लिए, क्षार देखने के लिए कि या ये लवण है, उसकी पीएच देखने के लिए। ये जो स्केल होता है हमारा, ये होता है 0 से 14 तक, और बीच में ये जो 7 होता है, जो जिसकी भी पीएच 7 होगी वो तटस्थ होगा, वो न्यूट्रल होगा, वो हमारा क्या होगा, तटस्थ होगा। उस ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। जो 0 से 7 होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा अम्ल, एसिड, वो होगा हमारा अम्ल। जितना हम 0 के पास जाते जाएंगे उतना ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। 0 सबसे ज़्यादा अम्लीय, जितना हम 7 के पास जाते जाएंगे उतना कम अम्लीय होता जाएगा। जब 7 आ जाएगा तो वो तटस्थ हो जाएगा, और जब 7 से 14 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय, बेसिक। जितना ज़्यादा 14 के पास हमारा जाएगा, जितना ज़्यादा 14 के पास जाएगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। जितना ज़्यादा 0 के पास जाएगा उतना अम्लीय, जितना 14 के पास जाएगा उतना क्षारीय। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट होता है सूचक का, इंडिकेटर। इंडिकेटर या ये होता है सूचक। एक सूचक लेते हैं हम, वो होता है लिटमस। लिटमस पेपर कहते हैं हम इसको, लिटमस। जो ये सूचक होता है हमारा, लिटमस पेपर होता है, ये हमें बोल के तो बता नहीं सकता कि ये एक अम्ल है या ये एक क्षार है। तो ये क्या करता है हमें बताने के लिए, ये हमें बताने के लिए अपना कलर चेंज कर देता है। वैसे जो ये लिटमस होता है ये क्या होता है, ये होता है लाइकन। लाइकन क्या होता है, लाइकन सहजीवी होता है एल्गी का और फंजाई का। शैवाल और कवक। ये जो हमारा लिटमस होता है, अगर हमारा तटस्थ होता है, उसकी पीएच अगर 7 होगी, हमारी तटस्थ होगा, तो इसका कलर क्या रहेगा। अगर ये तटस्थ होगा हमारा तो उसका जो तटस्थ होगा अगर ये हमारा, तो उसका कलर क्या रहेगा, पर्पल, पर्पल रहेगा, बैंगनी रहेगा। अगर ये हमारा अम्लीय होगा, कोई भी सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं, उसमें हमने लिटमस का पेपर डाला, इतनी इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स आती हैं ये, तो उसका पेपर हमने मान लो सॉल्यूशन में डाल दिया, अगर वो अम्लीय होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू से क्या बन जाएगा, ब्लू से उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। किस चीज़ में है ये, अम्ल में। अगर वो हमारा क्षारीय होगा, अगर उसकी पीएच 7 से 14 रहेगी, तो वो उसका कलर कैसे चेंज होगा, रेड से ब्लू में। ये दो चीज़ें हम याद रखेंगे, ये हमें अम्ल और क्षार समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अम्ल। अम्ल, एसिड। जो हमारे अम्ल होते हैं, जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, उसमें अम्ल होता है। अम्ल जो एसिड शब्द है वो बना है लैटिन वर्ड एसिडस से। एसिडस का मतलब ही होता है कि खट्टा। खट्टे पदार्थ देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जैसे नींबू होता है जो हमारा, लेमन होता है, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है हमारा।
जो हमारा ऑरेंज होता है, संतरा होता है, उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है हमारा। जो हमारी इमली होती है, हमारी इमली होती है जिसको हम कहते हैं टैमरिंड, इमली होती है हमारी, या फिर हम कहें कि जो हमारा टमाटर होता है उसमें क्या होता है? टार्टरिक एसिड। जो हम किचन में सिरका यूज़ करते हैं, सिरका इस्तेमाल करते हैं, सिरके में क्या होता है हमारा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देख सकते हो आप, ये आ सकता है, फॉर्मूला है CH3COOH। उसमें होता है हमारा एसिटिक एसिड। जो हमारा एप्पल होता है, एप्पल में क्या होता है हमारा? मैलिक एसिड। मैं फॉर्मूले इसलिए नहीं लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक नाम भी सुना हुआ होगा आपका, तो उस टाइम ऑप्शंस में से आप उसको ठीक कर सकते हो। एप्पल हो गया हमारा। अब जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा जिसमें जो हमारा पाचन तंत्र होता है, उसमें स्टमक होता है, उसमें हमारा कौन सा एसिड होता है? उसमें एसिड होता है हमारा HCl। जो हमारी ग्रेप्स होती हैं, जो खट्टी होती हैं हमारी, उसमें हमारा एसिड होता है। जो भी खट्टे पदार्थ होंगे हमारे, उन सब में हमारा एसिड होगा। एक हमारा एसिड और होता है बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड होता है ना हमारा, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये कहीं चोट लग जाती है तो उस पर हम लगा देते हैं, या फिर ये जो हमारा होता है आँखों को साफ़ करने के लिए काम आता है। ये क्या है? बोरिक एसिड। हमने क्या कहा था? जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे वो क्या होंगे? वो सारे होंगे एसिड हमारे। दूसरी चीज़ हमने जो पढ़ी थी कि इसका pH कहाँ से कहाँ रहेगा। जो भी एसिड होंगे हमारे, एसिड का हमारा pH कहाँ से कहाँ रहेगा? pH रहेगा हमारा 0 से 7 के बीच में। ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे अम्ल। ये होंगे हमारे अम्ल, या ये होंगे हमारे एसिड। जो हमारे अम्ल होते हैं, जितना 0 के पास रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा हमारा। जितना हमारा 7 के पास जाएगा उतना वीक एसिड रहेगा हमारा। जितने भी हमारी खाने की चीज़ें हैं, जितने भी अभी हमने पीछे एसिड देखे, वो सारे वीक एसिड है, क्योंकि हम उसको खा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होते तो हम खा ही ना सकते। जो वीक एसिड होते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लें, अभी हमने देखा था एसिटिक एसिड, वो एक वीक एसिड है हमारा। स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं हमें, कृत्रिम रूप से हम उसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है हमारा। सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में। नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनकी pH 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे। और वो कौन सा है? हमारा वीक एसिड है। जितने भी हमारे खाने के पदार्थ होते हैं वो सारे वीक एसिड है। तीसरी चीज़ हमने कही थी कि हमारा लिटमस को क्या कर देता है? लिटमस, जो कि हमारा था एक सूचक, ये लिटमस को क्या करता है? ये करता है हमारे लिटमस को, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? ये ब्लू को क्या कर देगा? ये ब्लू को ये कर देगा रेड। ब्लू लिटमस को ये क्या कर देगा? रेड कर देगा। एसिड में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। ये खट्टे पदार्थ होते हैं, इनकी pH 0 से 7 के बीच में होती है। जो 0 के पास होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो 7 के पास होते हैं हमारे, वो वीक एसिड होते हैं। और तीसरी चीज़ है, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। अब हम क्षार देखते हैं। क्षार या बेस, जो हमारे अम्ल होते हैं वो होते हैं खट्टे, जो हमारे क्षार होते हैं वो होते हैं हमारे कड़वे। जैसे हमारे घर में कभी आपके मुंह में गलती से साबुन वगैरह चला गया हो, तो वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे क्षारीय होते हैं। जैसे
हमारे सोप है, साबुन है घर में, डिटर्जेंट है घर में, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे क्षारीय। दूसरा, जो हमारे घर में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या होती है? वो क्षारीय होती है हमारी। जो टूथपेस्ट होता है वो हमारा क्षारीय ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे दांत में कुछ खाना फंस जाता है तो वहाँ बैक्टीरिया जो होता है ना, उसको वो क्या करता है कि वो उसको खाने लगता है। तो वो खाने लगता है तो उसको जो मीडियम चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है एसिडिक मीडियम, वो चाहिए होता है उसको अम्लीय मीडियम। तो अम्लीय मीडियम हो जाता है, उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें जो चाहिए होती है वो क्षारीय टूथपेस्ट चाहिए होती है। इतना डीप में आपको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही थी कि आपको याद रहे थोड़ा। जो ये टूथपेस्ट होती है ये हमारी होती है क्षारीय, बेसिक होती है ये। जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड है, वो इतना ज़्यादा बेसिक तो नहीं है, उसकी पीएच 7.4 के अराउंड होती है, तो वो भी क्षारीय ही होता है। 7.4 इसकी हमारी पीएच रहती है, तो वो भी हमारी क्षारीय रहती है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो हमारा पीएच होता है, ये जो पीएच स्केल होता है हमारा, उस पर ये 7 से 14 तक होता है। 7 से 14 तक क्या होगा? क्षारीय। जो हमारा 14 के, मैंने उस टाइम में बताया था आपको, जो 14 के पास रहेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये होता है हमारा NaOH। NaOH होता है कास्टिक सोडा। इससे हम घर पे वो बर्तन साफ़ करने के लिए लिक्विड बनाते हैं, तो उसमें हम जो है कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं। अगर ये आपकी बॉडी को लग जाए तो वहाँ निशान पड़ जाते हैं और वो कभी भी जाते नहीं हैं, वहाँ की स्किन से बाहर आ जाती है। तो ये होता है कास्टिक सोडा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये होता है NaOH हो गया, KOH हो गया, ये हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। जो भी हमारा 7 के पास रहेगा वो होंगे हमारे वीक बेस। वीक बेस का एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा हो गया वीक बेस और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि बेस क्या करता है। बेस क्या करता है? जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर को जो अम्ल था वो क्या कर रहा था? ब्लू से रेड कर रहा था। ये क्या करेगा? ये रेड से ब्लू कर देगा, लाल से नीला कर देगा लिटमस पेपर को। हमने लिटमस पेपर को डुबाया उस सॉल्यूशन में, अगर वो क्षारीय है तो वो रेड से ब्लू कर देगा। ठीक है। 3 चीज़ें हो गई हमारे बेस की। सबसे पहली चीज़ हो गई कि ये कड़वे होते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि इसका पीएच जो है 7 से 14 तक होता है। और तीसरी चीज़ हो गई हमारी, ये जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या करता है? रेड से ब्लू कर देता है हमारा। ठीक है। अम्ल हो गए, क्षार हो गए, अब हम करते हैं लवण। लवण लवण या फिर हम इसको कहते हैं सॉल्ट। जो हमारा सॉल्ट होता है ये कैसे बनता है? हम जब एक अम्ल की हम रिएक्शन कराते हैं एक बेस के साथ, एक क्षार के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बनता है सॉल्ट, लवण। और क्या बनता है? वाटर। लवण बन जाता है, एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, तो यह क्या बन जाता है? हमारा लवण बन जाता है और वाटर होता है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर दिया, एक था अम्ल, एक था क्षार, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया और क्या बना दिया? लवण बना दिया, सॉल्ट बना दिया। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीन रिएक्शन होती है ये। तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, सॉल्ट बना देंगे। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो ये सॉल्ट है इसका पीएच ज़रूरी नहीं है कि 7 होगा, इसका पीएच
अगर 7 तब होगा जब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा क्या होएगा, pH 7 आएगी। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अब मान लो एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर हम कहें स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो इन दोनों केस में सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, जब भी अम्ल और क्षार रिएक्ट करेंगे ना, तो वो लवण तो बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, इन दोनों की pH 7 नहीं आएगी सॉल्ट की। क्यों 7 नहीं आएगी? 7 इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है। pH हमेशा उस तरफ जाएगी जो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारा क्षार स्ट्रॉन्ग है और अम्ल वीक है तो pH 7 से 14 रहेगी। अगर हमारा जो अम्ल है ये स्ट्रॉन्ग है और क्षार वीक है तो हमारी pH 0 से 7 के बीच में रहेगी। एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक हमने बेस लिया स्ट्रॉन्ग NaOH, स्ट्रॉन्ग है। इससे क्या बना, NaCl प्लस H2। जो ये NaCl है ये हमारा नमक है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, घर में हम यूज़ करते हैं, हम इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। जो हमारे जो समुद्रों में जो जितना भी ये लवण है, लवण में सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा NaCl की है हमारी। तो ये NaCl जो है हमारा, ये इसका जो pH होगा, आप बताओ क्या रहेगा इसका pH? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग है हमारे, तो क्या बन जाएगा, NaCl, इसका pH 7 रहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस है और HCl ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। जो ये अमोनियम क्लोराइड है ना, इसका pH 7 से कम रहेगा। क्यों कम रहेगा इसका pH? स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा। इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे और वीक एसिड ले लेंगे तो pH क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, वीक एसिड ले लिया, 7 से 14 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ कंपाउंड। इन रिएक्शन से जो भी हमारे कंपाउंड्स बनते हैं वो पढ़ते हैं, जिनका हमारा डेली लाइफ में जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, अगर इनके आप फॉर्मूले याद रख लोगे तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो और उसी से ही आप उसके यूजेस निकाल सकते हो। देखो कैसे, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, पहले तो इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते हैं सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं चूना, CaOH ट्वाइस, इसे कहते हैं चूना। ये क्या है, ड्राई, सूखा लेना है, ये ड्राई स्लेक्ड लाइम, चूना है ये, लाइम चूना। इसके ऊपर से हम क्लोरीन गुजार देंगे तो क्या बन जाएगा, CaOCl2, ठीक है, प्लस H2O। जो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखते हैं, इसी के अंदर से ही सारे यूजेस निकालूंगी मैं। आप बस इसका फॉर्मूला याद रखो, आपको यूजेस अपने आप याद हो जाएंगे। ये देखो, जो ये क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज़ करते हैं हम। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ब्लीचिंग क्या होता है, ब्लीचिंग होता है जब भी हम जैसे किसी शादी ब्याह में गए तो हमारे उधर खाने के दाग वगैरह लग जाते हैं, साड़ी पे मान लो दाग लग गए, तो दाग लग गए तो वो ना साबुन से गए, ना हमने घर पे डिटर्जेंट से किया तो उससे गए, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लीच के लिए भेज देते हैं। ब्लीच में क्या होता है, ब्लीच में वो क्या करता है, वो सारे दाग निकालता है, लेकिन वो सारा कलर भी निकाल लेता है, सारा वो कलर वहाँ से ले लेगा। सारा कलर ले लिया, अगर आपको दोबारा वही कलर चाहिए तो आपको डाई कराना पड़ेगा दोबारा से। तो ब्लीच क्या करता है, वहाँ का सारा कलर ले लेता है, सारा कलर सोख लेता है।
तो ये जो क्लोरीन है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लीच करता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। ब्लीच करेगा ये। किस किस को ब्लीच करता है? अभी मैंने बताया आपको, कपड़ों को ब्लीच करते हैं हम। कपड़ों को, टेक्सटाइल्स को पहले हम ब्लीच कर देते हैं, फिर उसको अपना मनचाहा रंग दे सकते हैं। टेक्सटाइल्स को करेंगे हम, टेक्सटाइल होते हैं कपड़े, टेक्सटाइल को करेंगे, या फिर पेपर को करेंगे। जब भी हम, ये पेड़ों से बनता है पेपर, हमें पता है। तो जब भी हम पेड़ों से पेपर बनाते हैं तो क्या होता है, वो जो कलर होता है वो हमारे अनुसार नहीं होता, तो हम उसको ब्लीच कर देते हैं, तो वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद दूधिया सा कलर हो जाता है। तो ब्लीच हम किस किस को करेंगे? टेक्सटाइल को और पेपर को। दूसरी चीज़, जब भी जो हमारे घर में पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो हमारे बांध से आता है या नदी से आता है, पास का कोई तालाब है उससे आता है। तो म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है? उसको पहले प्रोसेस करती है। तो उसमें हम क्या करते थे, या तो हम क्लोरीन की गोलियां डालते हैं जिससे वो साफ़ हो जाता है, जो कीटाणु होते हैं उसके अंदर मर जाते हैं, या ओजोन से करते हैं। तो क्लोरीन की जो हम गोलियां डालते हैं वो वाटर को प्योरीफाई करता है। तो इसमें भी जो ये क्लोरीन है ना, ये वाला जो क्लोरीन है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को प्योरीफाई करेगा। तो ये वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तीसरी चीज़, आप इसमें तीसरी चीज़ ये देखो, इसमें एक ऑक्सीजन दिख रही है आपको, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक व्यापारी की तरह होता है जिसके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है। ये क्या करता है, कोई भी इससे ऑक्सीजन मांगता है ना, ये उसे दे देता है कि तुझे ऑक्सीजन चाहिए तू ले ले, तुझे चाहिए तू भी ले ले। एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन। कार्बन जो होता है हम इसको कोक की फॉर्म में लेते हैं, जो काला काला होता है ना कोक, उसकी फॉर्म में लेते हैं। तो ये होता है कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ गई। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना अपना यहाँ पे, ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जिसके पास फ्री की ऑक्सीजन पड़ी है, इससे किसी ने मांगी और इसने उठा के दे दी। तो 3 यूजेस हमने इसके देखे। सबसे पहला क्या देखा हमने, ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह हम ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम किसको? कपड़ों की ब्लीचिंग करेंगे हम इसमें, और पेपर की ब्लीचिंग करते हैं। दूसरा, ये वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता है हमारा। तीसरा, ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, इसके पास ऑक्सीजन पड़ी है, ये उसको दे देगा। जिसको चाहिए ऑक्सीजन, ये उसको ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है। चौथा, इसका एक यूज़ ऐसा है कि ये रेजेंट की तरह यूज़ होता है लेबोरेटरी में। रेजेंट क्या होता है? अभिकारक। ये क्या होता है रेजेंट? मतलब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में एक केमिकल लेते हैं, इसके साथ क्या ये प्रभाव डालेगा, उसके साथ क्या बनाएगा, उसके साथ। तो जो हम ये केमिकल्स वगैरह लेते हैं उसमें से एक केमिकल हम ब्लीचिंग पाउडर भी ले सकते हैं। तो ये जो दूसरे केमिकल होते हैं वो इसके साथ क्या प्रभाव करेंगे, तो ये एक रेजेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग वाटर को प्योरीफाई करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, रेजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कंपाउंड पढ़ते हैं। दूसरा कंपाउंड है हमारा बेकिंग पाउडर। नाम से क्या पता चल रहा है? बेक करना। हम कहते हैं ना केक को हम बेक करने जा रहे हैं, बेक करना, खाना बनाना, बनाने जा रहे हैं, खाने से रिलेटेड है ये, नाम से ही पता चल रहा है। इसका फॉर्मूला जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बनाते कैसे हैं इसको? 2 तरीके से बना सकते हैं। NaCl नमक, H2O CO2 NaCl H2O CO2 और हमारा एमोनिया लेते हैं हम। NaCl H2O CO2 और एमोनिया ले लिया, क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और एमोनियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा है। एक इस तरह से बना सकते हैं, एक हम बनाते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट।
जब हाइड्रोजन लग जाता है तो इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। जब हाइड्रोजन नहीं होता तो सिर्फ कार्बोनेट है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या बना लेंगे हम, ये रिएक्शन याद रखोगे, ये दोबारा अभी आगे आएगी, ठीक है। दो तरीके से बना सकते हो, नमक, पानी, और हमारा CO2 एमोनिया से हमारा भी बन रहा है और इससे भी बन रहा है, ठीक है। किस किस जगह ये हम इसको यूज़ करते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने अभी बनाया था बेकिंग सोडा। तो ये हम जो खाने को जब हमने जल्दी बनाना होता है ना, मान लो गेस्ट आ गए हैं और मुझे छोले जल्दी उबालने हैं, तो छोले अगर मुझे जल्दी उबालने हैं ना तो मैं क्या करूँगी, उसमें बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। बेकिंग पाउडर डालूँगी तो खाना जल्दी बन जाता है, उससे जल्दी उबल जाते हैं वो, तो खाना जल्दी बन जाता है इससे। दूसरी चीज़, ये बेकिंग पाउडर की तरह हम यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है हमारा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग चीज़ें होती हैं। जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या था हमारा, बेकिंग सोडा है हमारा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें हम एक एसिड लेते हैं टार्टरिक एसिड। इसमें हम एसिड लेते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लिया और टार्टरिक एसिड लिया। आपको इस बेकिंग सोडा में CO2 दिख रही है, देखो CO2 दिख रही है हमें। तो ये CO2 जब ये क्या है, बेस है, और बेस हमारा ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना वो खाने में से, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अपना रास्ता बना के ना वातावरण में उसे जाना होता है। गैस है, गैस हमेशा खुले में रहती है, तो वो अपना रास्ता बना के ऊपर वातावरण में चली जाती है। जब वो रास्ता बनाती है ना, तो वो जो खाना होता है ना वो उसको गद्देदार बना देती है, फ्लफी बना देती है, सॉफ्ट बना देती है, जैसे हमारी स्पंज होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट कहाँ पे होते हैं, बेकरी में। बेकरी में जैसे केक हो गया हमारा, जैसे इडली हो गई हमारी, भटूरे होते हैं हमारे, उसमें हम क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं। वरना जो हमारा केक होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो वो केक के मायने नहीं रह जाते हैं। फिर केक हमेशा सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट किसकी वजह से होता है, बेकिंग पाउडर की वजह से। तो ये किस में हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम बेकरी में यूज़ कर रहे हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो फ्लफ़ी होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। जो ये CO2 है ना, बस इसी का ही खेल है सारा। तीसरी चीज़, ये हम आग बुझाने के काम में लाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, जब आग लग जाती है तो हमें क्या करना होता है, या तो हम फ्यूल बंद कर दें कि उसको फ्यूल ना मिले, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जल रहा है, आग लग रही है, या तो फ्यूल को बंद करें या फिर ऑक्सीजन को बंद कर दें। कैंडल को भी जलने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो जो ये हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है, जब हम इसे आग पे छिड़कते हैं तो वो ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके साथ एक एसिड लेते हैं हम, दोनों मिक्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, और जब वो निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ना एक चादर बिछ जाती है आग पे। चादर बिछ गई, ऊपर से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, आग जलनी बंद हो जाएगी। तो इसको हम आग बुझाने के काम में भी लेते हैं। चौथी चीज़, जो हमारे ये आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सोडा पीते हो, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स होती है, उसमें जो हम प्रोडक्ट यूज़ लेते हैं वो क्या लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा लेते हैं। जो हमारा ये सोडा होता है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं हमारी, उसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तभी उसमें वो गैस होती है नीचे से जो आती है, वो बुलबुले उठते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, बाहर जा रही होती है। तो एरेटेड ड्रिंक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप
खाना नहीं खाते हो बहुत देर तक तो आप कहते हो कि मम्मी मुझे एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी क्या होता है कि जो हमारे पेट में जो एसिड होता है, हमने देखा था पीछे HCl होता है, तो जो एसिड होता है हमारा वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, उससे एसिडिटी हो जाती है। अब हमने इसको न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए एक बेस देना पड़ेगा ताकि पेट का जो एसिड है वो शांत हो जाए। तो जो हम बेस देते हैं वो क्या होता है, वो हमारा बेकिंग सोडा होता है। ये खाने के इस्तेमाल में होगा, जहाँ जहाँ खाने की चीज़ें होंगी, जहाँ जहाँ हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एंटासिड, एंटासिड होता है हमारा जब भी हम एसिड को शांत करने के लिए कोई बेस देते हैं, एंटासिड है वो। जब हम खाते हैं एसिडिटी हो जाती है, एंटासिड देते हैं, उसमें भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का। जो हमारा अब है वो है रेजेंट की तरह अभिकारक, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये कंपाउंड कैसा रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, किसी एसिड के साथ इसको रिएक्ट करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, तो लेबोरेटरी में इसका यूज़ है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। खाने को जल्दी बनाना है हमने, बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग पाउडर में, बेकरी प्रोडक्ट्स में हम किसका यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे। फिर हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने में किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका। एरेटेड ड्रिंक्स में जो हमारा ये सोडा वगैरह होता है किसका इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग सोडा का। जो हमारे एंटासिड होते हैं, एंटासिड एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा का, और लेबोरेटरी में रेजेंट की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। आप याद रखोगे, जो ये हमारे .10H2O लगा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पाउडर गीला होगा, उसमें पानी ऐसे पड़ा होगा। ये जब भी हम डॉट लगा के लगाते हैं, इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर के जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये उसके स्ट्रक्चर के अंदर कहीं जाके लगे हुए हैं, और ये जो स्ट्रक्चर के अंदर लगते हैं फिर ये अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मतलब ये गीला होगा। और ये जो 10H2O है, इसी की वजह से ये वॉशिंग सोडा है। मतलब ये जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगे, जितने भी हम इसके यूज़ पढ़ेंगे, वो इसके 10H2O की वजह से ही होगा। ठीक है, जो ये वॉशिंग सोडा है, इसके यूज़ देखते हैं क्या होता है। नाम से दिख रहा है आपको, वॉशिंग के लिए काम आएगा। इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है, ये धोने के काम में आता है, डिटर्जेंट की तरह यूज़ होता है, तो उसमें हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताना भूल गई कि ये बनाएंगे कैसे, मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ मैंने आपको कहा था ये याद रखेंगे, Na2CO3H2O हमारा बेकिंग सोडा बन गया था। तो अब हम अगर हमने इसको बनाना है तो इसको गर्म कर देंगे। अगर हम इसको गर्म कर देंगे ना तो हमारा यही आ जाएगा। फिर हम इसको वाटर दे देंगे और फिर ये बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। एक रिएक्शन याद रखोगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। इधर से चल रहे हो, बेकिंग सोडा बन रहा है, वापस इसको गर्म कर रहे हो, वॉशिंग सोडा बन रहा है। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा के क्या है, डिटर्जेंट की तरह हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। दूसरा इसका यूज़ है हमारा, डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल में रहते हैं हम इसको। दूसरा इसका यूज़ है कि जो हमारे घर पे पानी आता है वो होता है सॉफ्ट वाटर। जो भी हमारा साबुन के साथ झाग बनाता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, और जो हमारे साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है वो हार्ड वाटर होता है। अगर झाग नहीं बनेगी तो हमारे कपड़े साफ़ नहीं होंगे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। तो झाग बननी ज़रूरी है। अगर हार्ड वाटर आता है तो उससे हमारे उपकरणों को भी काफ़ी नुकसान होता है। हमारे जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ये जो गीज़र वगैरह होते हैं, इनको भी नुकसान होता है। तो हार्ड वाटर अच्छा नहीं होता है। हार्ड वाटर जो होता है हमारा, उसको ट्रीट करने के लिए कि उसको सॉफ्ट वाटर बनाना है, उसकी परमानेंट हार्ड
जो होती है उसको हटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर को हमें सॉफ्ट वाटर में बनाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है उसमें। तीसरी चीज़, अभी हमने इसका यूज़ देखा था, ये किस लिए काम आता है? बेकिंग सोडा बनाने के काम आता है। बेकिंग सोडा बनाते हैं हम, वो जो रिएक्शन हमने देखी थी। चौथी इसकी चीज़ हम ये देखते हैं कि ये पेंट बनाने में, क्योंकि आप ये देखो ना फॉर्मूला Na2CO3, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हमारा होता है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए इनपुट रहता है इसका। तो हम क्या करते हैं कि इसको पेंट बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक इस्तेमाल तो हमने सब में ही लिखा है, वो आपको याद ही हो गया होगा, रेजेंट हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, अभिकारमक। लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं हम इसका डाई बनाने के लिए, पेंट इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट की तरह हम काम में लेते हैं। वॉशिंग सोडा को हम हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में बनाते हैं, जिससे हम कपड़ों की धुलाई कर सकें। हम इसको बेकिंग सोडा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। चौथी चीज़ है हमारा, हम इसको पेंट में, डाइज़ में, इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। और पांचवी चीज़ हमने हर एक में ही पढ़ी है कि वो एक रेजेंट की तरह लेबोरेटरी में काम आता है। ये जितने भी केमिकल्स हैं हम इसको लेबोरेटरी में काम लाते ही हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? पेरिस इसलिए कहते हैं, सबसे पहले पेरिस में बनाया था इसको। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो हमने इसको सबसे पहले पेरिस में बनाया था, तो तब से हम इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका फॉर्मूला जो है हमारा CaSO4.12H2, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण होता है कि ये बहुत सॉफ्ट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो सॉफ्ट होगा हम उस पर डिज़ाइनिंग कर पाएंगे, ये चीज़ याद रखना आप। ये बनता किससे है? ये बनता है हमारा जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? .2H2। ये क्या है हमारा? जिप्सम। जिप्सम की प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत हार्ड होता है, ये बहुत कड़क होता है, ये टूट जाएगा लेकिन इस पर आप डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हो। तो जिप्सम बहुत कड़क होता है, तो हम इसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373 केल्विन, एक ही बात है। तो हम इसको गर्म करते हैं और क्या बना लेते हैं? POP बना लेते हैं। अगर हम इसे 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये जो हाफ मॉलिक्यूल वाटर है ना, ये भी चला जाएगा। अगर ये हाफ मॉलिक्यूल वाटर चला जाएगा तो हमारा POP नहीं बनेगा, वो डेड प्लास्टर हो जाएगा। उस प्लास्टर का कोई काम नहीं है, उस पर अपना डिज़ाइनिंग कर सकते हो, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सारा इस्तेमाल POP का है, और POP होने के लिए इसको कंट्रोल टेम्परेचर में हमें गर्म करना है, और उसके लिए हमें हाफ मॉलिक्यूल वाटर का चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं हमारे? इसके यूजेस हैं हमारे, जो POP होती है, हम कहते नहीं है हमने छतों पे POP करा ली, हमने इधर POP करा ली। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा POP होता है पानी के साथ मिक्स करते हैं, ऊपर छतों पे लगाते हैं, उस पर डिज़ाइनिंग करते हैं, सॉफ्ट होता है, डिज़ाइन बन जाता है। थोड़े टाइम में ये सूख जाता है। जब ये सूख जाता है तो ये, जब हमने इसको पानी के साथ मिक्स किया था, ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का क्या होता है हमारा प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताई थी, वो बहुत हार्ड होता है, वो बहुत कड़क होता है। हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए। अगर हम बिल्डिंग के ऊपर सॉफ्ट लगा देंगे तो वो सारा दिन गिरती नहीं रहेगी, बहुत जल्दी झड़ नहीं जाएगी। तो हमें डिज़ाइनिंग करनी थी तो POP चाहिए था, लेकिन बाद में हमें क्या चाहिए? जिप्सम। तो हम इसको बिल्डिंग में लगाते हैं, हम कहते हैं POP करा ली डिज़ाइनिंग के लिए। बिल्डिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसके स्टैचू बनाते हैं। स्टैचू बनाते हैं। जब हम स्टैचू बनाते हैं तो उस टाइम ये गीला होता है, POP होती है, आराम से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मन चाहा अपना आकार दे सकते हैं। थोड़े टाइम में वो सूख जाएगी, जिप्सम हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, फिर स्टैचू बदलेगा नहीं, हमने डिज़ाइनिंग वैसे ही कर दी। तो स्टैचू के काम में आते हैं। बच्चों के खिलौने बनाते हैं, वही सारी प्रॉपर्टी है।
बच्चों के खिलौने बनाते हैं हम। इसका एक और यूज़ है कि डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं दांत की फिलिंग में। देखो, अगर हम इसको दांत में यूज़ कर रहे हैं तो दो चीज़ें आप याद रखोगे। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल भी हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा, मतलब ये जहरीला वगैरह नहीं होगा। अगर दांत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहरीला नहीं है। और दूसरी चीज़, हमने फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया इसको, बाद में ये कड़क हो गया। हमारे जो दांत हैं, हमारी बॉडी का सबसे कड़क हिस्सा है, सबसे कड़क जो इनामल होता है वो दांतों में होता है। तो वो हमारे दांत हैं तो हम इसमें एक कड़क चीज़ ही लगाते हैं। जिप्सम बहुत हार्ड होता है हमारा, गीला लगाते हैं, सूख जाता है, जिप्सम हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, वो हार्ड रहता है हमारे दांतों के बीच में। ठीक है। और जो ये इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है, उससे इसको याद रखा जाता है। डॉक्टर यूज करते हैं इसको, आपको प्लास्टर लग जाता है ना जब, तब कैसे, आप ये देखो कि मान लो मेरे पैर की हड्डी टूट गई, तो हड्डी टूट गई तो क्या होगा कि हमारी ना बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को ना हील कर सकती है, वो अपने आप को ठीक कर सकती है एक लिमिट तक। कैसे, अब मान लो मेरे हाथ का मांस उतर गया, तो थोड़े दिन में हम देखते हैं वैसा ही हो जाएगा, पता भी नहीं चला था कि कहाँ पे हुआ था और क्या उतरा था। तो हम क्या, तो जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पीओपी लेते हैं और टांग के चारों ओर ना लगा देते हैं। थोड़े टाइम में वो सूख जाती है, जिप्सम हो जाती है, कड़क हो जाती है, तो हड्डी अपनी पोजीशन में रहती है। महीना एक हमारा प्लास्टर रहता है, बॉडी उतने टाइम में अपनी जो हड्डी होती है अपनी तरह से उसको हील कर लेती है और वो जुड़ जाती है अपने आप ही, बॉडी अपने आप ही उसको जोड़ लेती है। तो डॉक्टर्स इसको किस में यूज़ करते हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, प्लास्टर लगते हैं, हमारे जो बोन क्रैक हो जाती हैं, उसको उसकी जगह पे रखने के लिए हम क्या लगाते हैं, पीओपी का आवरण लगाते हैं। बाद में जिप्सम हमारा बन जाता है, सूख जाता है, कड़क हो जाता है, फिर हड्डी अपनी जगह से हिल नहीं पाती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसमें, बिल्डिंग में पीओपी, छतों पे और दीवारों पे हम पीओपी वगैरह कराते हैं, स्टैचूज बनाते हैं, हम बच्चों के खिलौने बनाते हैं, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स प्लास्टर्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे कंपाउंड हो गए, हमने जो करने थे केमिस्ट्री में, जितने भी आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं सारे कंपाउंड हो गए। अब हम पढ़ते हैं सोप और डिटर्जेंट, और सोप उसको क्लीन कैसे करता है, साफ कैसे करता है कपड़ों को। मैंने आपको अभी बताया था जो सोप होता है हमारा सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ हमारा कर सकता है, कि सॉफ्ट वाटर के साथ ये झाग देगा, क्लीन करेगा। जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट वाटर के साथ भी कर सकता है, हार्ड वाटर के साथ भी कर सकता है। ठीक है, जो ये सोप होता है हमारा, इसका हम देखते हैं किससे बना होता है। ये कार्बन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं हमारी, उसका सॉल्ट होता है। जो सोप होता है हमारा वो क्या होता है, कार्बन की लंबी लंबी चेन होती है हमारी, ये फैटी एसिड कहते हैं हम इसको। और ये फैटी एसिड, जो ये कार्बन की लंबी लंबी चेन्स हैं हमारी, और ये फैटी एसिड किसके हैं, ये फैटी एसिड है हमारे सोडियम के सोल्ट के, या फिर ये भी हो सकता है, पोटेशियम का सोल्ट हो सकता है, सोडियम का सोल्ट हो सकता है। ये फैटी एसिड है हमारा। देख के फॉर्मूले को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अभी जो मैं समझाऊंगी ना उसको ध्यान से समझ लेना। ये C17 ये क्या है, ये हमारे ये क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर आपने केमिस्ट्री को देखा हुआ हो, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो नाम में ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है, ये आयंस हैं, माइनस है, प्लस है, इसको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, तो जब हम साबुन को या डिटर्जेंट को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है,
जब हम उसको पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा सोप होता है, जो हमने देखा था अभी फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पानी क्या होता है हमारा H2O। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये भी आयनिक है। आप ध्यान से देखो, ये भी आयनिक है, ये भी आयन्स हैं, ये आयन नहीं है। तो हम हमेशा उसके पास जाते हैं जो हमारे जैसा होता है, जो हमारे जैसा नहीं होता है हम उसके पास कम जाते हैं। तो ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। नाम से पता चल रहा है, देखो सब कुछ नाम से निकाला करो। हाइड्रो पानी, फोबिक हम कहते नहीं मुझे इस चीज़ से फोबिया है, मुझे इस चीज़ से डर है, तो ये पानी से डरता है। जब वो उसके जैसा है ही नहीं तो वो उसके पास जाएगा ही नहीं, ये इसके पास नहीं जाता है, ये इससे डरता है, हाइड्रोफोबिक है ये। और ये क्या है, माइनस है प्लस है, ये क्या है हाइड्रोफिलिक। फिलिक होता है फिलिक का मतलब होता है पसंद करना, फिलिक का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना। तो ये पानी को पसंद करता है, क्यों, इसके पास भी आयन्स हैं, इसके पास भी आयन्स हैं, दोनों के पास आयन है, दोनों एक दूसरे के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारा जो मान लो मैंने कोई मैला कपड़ा डाला पानी में जिसमें साबुन है, तो जो साबुन होता है हमारा उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो मैल होता है उसमें मैल होता है, मान लो मेरा कोई तेल का दाग लग गया, तेल का जो होता है, तेल कभी पानी में तो मिक्स होता नहीं, तो वो जो तेल का दाग है उसको मैं दिखा रही हूँ इससे, ठीक है। और जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे बन जाते हैं, ये हमारा तेल का दाग हो गया। जो तेल होता है वो पानी के पास कभी नहीं जाता। ये जो हमारा पोर्शन है ये वाला कौन सा है, हाइड्रोफोबिक, मैंने बताया था C17H35 वाला पोर्शन है ये पानी के पास कभी भी नहीं जाता। तो ये इस तरह से अपने आप को बना लेता है कि ये किस में घुलनशील हो जाता है, ये इस तेल में घुलनशील हो जाता है, ना ये पानी के पास जा रहा है ना ये पानी के पास जा रहा है, दोनों ही नहीं जा रहे हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। और जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं ना पानी में, वो ऐसे अपने आप को कर लेते हैं कि सारे इसमें इसके साथ जुड़ जाते हैं, मैल के साथ, ना ये जाता है ना ये जाता है, ये अंदर की तरफ हो गया और ये पानी के साथ रहेंगे। ये क्या है, COO माइनस Na+, यहाँ क्या है पानी, ये सब बाहर की तरफ रहेंगे, ये पानी के साथ रहेंगे, और ये पानी के पास जाते नहीं हैं तो ये कहाँ रहेंगे, ये मैल के साथ रहेंगे, ठीक है। ये पानी के साथ रहे, ये मैल के साथ घुलनशील हो गए, उसके साथ जाके चिपक गए। तो क्या होता है, ये उसके साथ चिपक गए। अब जब हम ये डिटर्जेंट वाले पानी में या उसमें से मैला कपड़ा डुबोते हैं और जब फिर उसको बाहर निकालते हैं तो जो मैल होती है वो इसके साथ लगी हुई है, इसके साथ घुलनशील है, लेकिन ये जो है हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, ये इसको नहीं छोड़ सकता। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पानी के साथ। तो क्या होता है, जो ये पानी होता है ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, और ये जो पोर्शन होता है ये इसको खींचता है, और ये क्या होता है कि पानी में मैला रह जाती है और जो कपड़ा होता है वो साफ होके बाहर आ जाता है, ठीक है। ये आप बस ये याद रखना, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिसिल। हमारी सफाई किसकी वजह से होती है, जो भी हमारा साबुन होता है या डिटर्जेंट होता है वो कैसे साफ कर रहा है कपड़ों को, मिसिल बना के।
मिसिल बनाता है। ये मिसिल कैसे बनता है? जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है पानी के पास नहीं जाता है, वो जो हमारे तेल वाला जो मैल होता है उसमें घुलनशील हो जाता है और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो अंदर की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं मिसिल। और ये जो हमारा आयन वाला पार्ट होता है ये बाहर पानी के साथ रहता है, पानी इसको खींचता है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को खींचता है और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट मैल को या तेल के दाग को उसको खींचता है। इसी तरह से वो पानी में रह जाती है मैल और जो हमारा कपड़ा होता है वो साफ होके बाहर आ जाता है। आज मैं इतना ही टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।